गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे आप लोग। सो बेटा, हम लोग आज का जो टॉपिक है दैट इज द इमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन की बात करेंगे। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट क्लास में इमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की बात की थी। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा दैट इज द इमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले क्या होता है जरा देखिए। हम लोगों ने बेटा क्या लिया, डिस्चार्ज ट्यूब ली। ठीक है, और उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हम लोगों ने हाइड्रोजन गैस को फिल किया। ठीक है बेटा, समझ में आई आप लोगों को? कौन सी गैस को फिल किया? हाइड्रोजन गैस को फिल किया। ठीक है, एट लो प्रेशर और हाई वोल्टेज इसको करंट दिया। क्लियर आप लोगों को? हाई वोल्टेज इसको क्या दिया मैंने? यहां पर करंट दिया। लो प्रेशर और हाई वोल्टेज पे तो ये आपको पता है बेटा कि यहां पर क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी कुछ रेडिएशंस को। क्लियर है? कुछ रेडिएशंस निकलेंगी किसकी फॉर्म में? एनर्जी की फॉर्म में। तो आप लोग देखोगे वो जो रेडिएशंस यहां पर मैंने जब उनको नोटिस किया तो वो रेडिएशंस की जो नंबर था वो लार्ज नंबर रेडिएशंस निकल रही थी। क्या निकल रही थी बेटा? लार्ज नंबर ऑफ रेडिएशंस निकल रही थी। तो वो जो लार्ज नंबर ऑफ रेडिएशंस निकल रही थी उनको मैंने देखा विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर। अरे बोलिए बेटा, स्पेक्ट्रोमीटर की हेल्प से मैंने उनको देखा तो मुझे कुछ इस प्रकार से दिखाई दिया। उसकी लार्ज नंबर ऑफ लाइंस दिखाई दे रही थी, लार्ज नंबर ऑफ लाइंस उसके स्पेक्ट्रोमीटर में। क्लियर आप लोगों को? और उन लाइंस को उन्हीं जिन साइंटिस्ट ने उनको देखा था या डिस्कवर किया था उन्हीं के नाम पे रखा। लेमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट और पीफन। क्लियर आप लोगों को? और इसके लिए एक जब ये लाइंस निकल रही है, रेडिएशंस निकल रही हैं, आप लोगों को पता चली जो रेडिएशंस निकल रही हैं उन रेडिएशंस की वजह से स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर मुझे ये लाइंस दिखाई दे रही हैं। तो इन रेडिएशंस जो यहाँ से निकल रही हैं जिनकी वजह से हम लोगों को स्पेक्ट्रोमीटर में ये लाइन दिखाई दे रही है, इन रेडिएशन की कोई ना कोई क्या होगी बेटा? बताइए, वेवलेंथ होगी। अरे बोलिए, वो जो वेवलेंथ होगी तो उसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया दैट इज द रेबर्ग फॉर्मूला। रेबर्ग, क्लियर है? तो रेबर्ग फॉर्मूला से हम लोग हर प्रकार की रेडिएशंस जो है उनकी क्या निकाल सकते हैं बेटा? वेवलेंथ निकाल सकते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या था? दैट इज द वेव नंबर इज इक्वल टू दी r 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर। क्लियर है? दिस इज द रेबर्ग फॉर्मूला। सो r की वैल्यू आप लोग यहां पर नोट कर लीजिए, 1.097 into 10 raised to power minus 7 मीटर इनवर्स, 7 मीटर इनवर्स। क्लियर है? दिस इज द वैल्यू ऑफ r एंड इस r को हम लोग बेटा बोलते हैं रेबर्ग। स्पेलिंग देख लेना बेटा, रेबर्ग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? रेबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं। क्लियर आप लोगों को? मेरी बात को दोबारा से देखिए, हमने हाइड्रोजन गैस को एक डिस्चार्ज ट्यूब पे लो प्रेशर पे लिया तो वहां से कुछ लाइट रिलीज हुई या इमिट हुई, तो उस लाइट की कुछ रेडिएशंस थी जिनको मैंने देखा या जिन साइंटिस्ट ने देखा उनके नाम पर ये रखी गई सीरीज। तो वो रेडिएशंस की सीरीज हम लोगों ने स्पेक्ट्रोमीटर में देखी तो मुझे ये लार्ज नंबर ऑफ लाइंस दिखाई दी। और ये लार्ज नंबर ऑफ लाइंस दिखाई दी तो इनकी कोई ना कोई वेवलेंथ होगी और उन वेवलेंथ को हम लोग रेबर्ग फॉर्मूला से हम लोग क्या कर सकते हैं? इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? और उन्होंने बताया कि n1 की वैल्यू क्या होती है और n2 की वैल्यू क्या होती है। इस बात को जरा ध्यान रखना। लेमन के लिए n1 की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। क्लियर है? और n2 की वैल्यू क्या होगी? 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकती है। क्लियर आप लोगों को? बामर के लिए n1 की वैल्यू कितनी होगी बेटा? बोलिए 2। ये कितनी हो सकती है? 3, 4, 5, 6। उसके बाद पास्चन के लिए n1 की वैल्यू कितनी होगी? 3। n2 की वैल्यू कितनी हो सकती है? कुछ भी हो सकती है बेटा। ब्रैकेट, इसके लिए अपने पास n1 की वैल्यू कितनी होगी? क्लियर आप लोगों को? लास्ट है पीफन, इसके लिए हमारे पास क्या होगी? क्लियर? तो आपको किसी भी सीरीज के लिए n1 की वैल्यू क्या यूज करनी है और n2 की वैल्यू क्या यूज करनी है ये आप लोगों को पता चल गया होगा। क्लियर है आप लोगों को? सो इस प्रकार से आप लोग कर सकते हो। क्लियर है? दिस फॉर्मूला, द रेबर्ग फॉर्मूला is valid only for hydrogen, only for hydrogen। क्लियर है? तो अगर मैं ओवरऑल फॉर्मूला लिखूं किसी भी एलिमेंट के लिए तो इसके साथ में बेटा z स्क्वायर
आपको पता है जेड यहाँ पर क्या होगा बेटा, बताइए जरा, जेड क्या होगा, एटॉमिक नंबर, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है। अरे बोलो मेरे भाइयों, 1 है ना, क्लियर है। तो आप लोग यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो कोई खासा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं किसी दूसरे एलिमेंट की बात करूं तो वहां पर जेड की वैल्यू चेंज हो जाएगी, और जेड की वैल्यू अगर यहाँ पर चेंज हो जाती है तो हमारे लिए सबके लिए दिक्कत क्रिएट हो जाएगी, क्लियर आप लोगों को। तो इसलिए आप लोगों को जेड स्क्वायर यहाँ पर ध्यान रखना है हर फॉर्मूले में। हाइड्रोजन के लिए आप लोग लिखो या ना लिखो बात की बात है, तो आप लोग कॉमनली काम कीजिए, इसी फॉर्मूला को याद रखिए, रेबर्ग फॉर्मूला, क्लियर आप लोगों को। नेक्स्ट है बेटा, एक डेफिनेशन आती है लिमिटिंग लाइन। क्या है बेटा, लिमिटिंग लाइन। सो लिमिटिंग लाइंस क्या होती है, जरा देखिए इस बात को। अगर n1 की वैल्यू मेरी कुछ भी हो, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है, लेकिन n2 की वैल्यू अगर मेरी इंफिनिटी होती है, मुझे नहीं पता वो लाइन n2 की वैल्यू क्या है, इंफिनिटी है, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि वो जो लाइन हमारे स्पेक्ट्रम में दिखेगी, कौन सी लाइन, जिसके n1 की वैल्यू ये हो और n2 की वैल्यू क्या हो, इंफिनिटी हो, तो वो लाइन हमारी कौन सी लाइन कहलाएगी बेटा, लिमिटिंग लाइन कहलाएगी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को देखा। अब बात यहाँ पर ये आती है कि भाई ऐसी क्या खासियत है हाइड्रोजन में कि उसकी इतनी ज्यादा हमें स्पेक्ट्रम में लाइंस दिखाई देती है, जबकि हाइड्रोजन की पास तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, फिर इतनी ज्यादा लाइंस क्यों आती हैं। तो जरा इस बात को समझते हैं कि भाई इतनी लार्ज नंबर ऑफ लाइंस हमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में क्यों दिखाई देती है। तो जरा देखिए इस बात को भी। सो जरा देखिए कि भाई हाइड्रोजन के जो स्पेक्ट्रा है उसमें इतनी लार्ज नंबर ऑफ लाइंस क्यों आती हैं, इस बात को भी जरा देखिए। भाई हम लोगों ने क्या लिया था, किसी भी एक हाइड्रोजन गैस को डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर लिया था और उसके ऊपर हाई वोल्टेज एट लो प्रेशर अप्लाई की। तो जब हम लोग हाई वोल्टेज देते हैं तो वहां पर हाइड्रोजन गैस, सबसे पहले हाइड्रोजन जो गैस के मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोजन एटम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्लियर आप लोगों को। और जैसे ही वो हाइड्रोजन एटम्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं तो वहां पर आपको पता है डिफरेंट लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होंगे, और हर हाइड्रोजन एटम जो है वो क्या करता है, जब हम उसको क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, तो वो एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, और एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद वो क्या करता है, वहां से उठकर अपनी एक्साइटेड स्टेट के अंदर चला जाता है, क्लियर है। अब वो किस एक्साइटेड स्टेट के अंदर गया हमें नहीं पता, डिफरेंट अमाउंट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, डिफरेंट एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, मैं थोड़ी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो n2 तक चला जाएगा, क्लियर है। इलेक्ट्रॉन तो ग्राउंड स्टेट में n1 में है, तो n1 से इलेक्ट्रॉन्स क्या जाएंगे, तो n2 में जाएंगे। अगर ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब की है तो 3 में चला जाएगा, और ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब की है तो यहाँ पे चला जाएगा, और ज्यादा की है तो यहाँ पर, और ज्यादा की है तो यहाँ पर। जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करेगा उसी एक्साइटेड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन अब कहाँ पहुंच चुका है, एक्साइटेड स्टेट के अंदर। लेकिन आप लोगों को पता है कि एक्साइटेड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा देर तक नहीं रुक पाते, उनका लाइफ टाइम वहां पर बहुत कम है, तो इस वजह से उनको वापस कहाँ आना पड़ेगा, नीचे आना पड़ेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गया है वो वापस कहाँ पर आएगा बेटा, अपनी ग्राउंड स्टेट में। जो यहाँ पर गया है वो वापस कहाँ पर आएगा, यहाँ से। जो वहां पे गया है वो यहाँ पर आएगा, जो यहाँ पर गया वो वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में, और जो यहाँ पर था वो भी अपनी वापस ग्राउंड स्टेट के अंदर आएगा बेटा, क्लियर है। तो इस जो अब देखो सबके लिए n1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, 1 ही तो हुई। अरे बोलो, सब 1 में आ गए हैं, यहीं से तो गए थे n1, और गए अलग अलग में थे, 2 में गया था, 3 में गया था, 4 में गया था, 5 में गया था, 6 में गया था, क्लियर है। तो इस सीरीज को हम कौन सी सीरीज बोलेंगे, जब n1 की वैल्यू 1 थी तो कौन सी सीरीज बोलेंगे, लेमन सीरीज। अरे बोलो, क्लियर है। अब आपको पता है जरूरी थोड़ी ना कि 1 में ही आए, कुछ यहां पर भी आ सकते हैं। अरे बोलिए भाई, किस में आ सकते हैं, 2 के अंदर आ सकते हैं। तो इसको मैं कौन सी सीरीज बोलूंगा, बोलिए। अगर ये 3 के अंदर आते हैं तो हम लोग इनको क्या बोलेंगे, अगर ये हमारे पास 4 के अंदर आते हैं, और लास्ट हम लोगों के पास कहां पर आते हैं, सीधे n = 5 के अंदर आते हैं, तो लेमन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बताओ, बामर, पार्शन, ब्रैकेट, और इसको क्या बोलेंगे बेटा, और ऊपर भी जा सकता है। तो और ऊपर जाएगा तो 1 में आ गया तो इसका मतलब कौन सी सीरीज का, लेमन सीरीज का। 2 में आ गया तो बामर का, 3 में आ गया तो आपके लिए n1 की वैल्यू इसके लिए कितनी होगी, 1, इसके लिए n1 की वैल्यू कितनी होगी, 2, इसके लिए n1 की वैल्यू कितनी होगी, 3, इसके लिए n1 की वैल्यू कितनी होगी, 4, इसके लिए n1 की वैल्यू कितनी होगी, 5। और आप ईच एंड एवरी लाइन का आप लोग वेवलेंथ, वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी कुछ भी निकाल सकते हो बाय यूजिंग द रेबर्ग फॉर्मूला, क्लियर है आप लोगों को, मेरी बात समझ में आ गई। तो ये हमारे पास इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन था, जिसके बारे में हम लोगों ने बात की कि इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है,
दूसरी बात की कि उसमें लार्ज नंबर ऑफ लाइंस दिखाई देती हैं, उनको उनके साइंटिस्ट के नाम पर हम लोगों ने रखा था। क्लियर, आप लोगों को रेबर्ग फॉर्मूले की बात की थी, लिमिटिंग लाइन की बात की थी आप लोगों के साथ, N1 क्या होता है, N2 क्या होता है, ये हम लोगों ने आप लोगों के साथ बात की थी। फिर हम लोगों ने बताया कि वह हाइड्रोजन के अंदर जब एक इलेक्ट्रॉन होता है उसके बाद भी इतनी ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ लाइंस क्यों शो करता है, तो उसका रीजन भी मैंने आप लोगों को बताया कि सबसे पहले जब उसको हम हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो वोल्टेज अप्लाई करने के तुरंत बाद वहां पर क्या होता है, सबसे पहले वो हाइड्रोजन एटम्स में टूटता है, और हाइड्रोजन एटम्स में टूटने के बाद डिफरेंट एटम्स डिफरेंट अमाउंट की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर डिफरेंट एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। और जब वो वहां पर, आपको पता ज्यादा देर तक नहीं रुकेंगे क्योंकि एक्साइटेड स्टेट में किसी भी चीज की, किसी भी एलिमेंट की, किसी भी एटम की, किसी भी आयन की आपके पास वहां पर क्या होगी, लाइफ टाइम बहुत कम होता है, तो वापस क्या आएंगे, नीचे की तरफ आएंगे। और जब वो नीचे की तरफ आएंगे तो इसका मतलब क्या करेंगे, ये अपनी एनर्जी अलग रिलीज करेगा बाहर, ये अपनी एनर्जी को बाहर और कम निकाल लेगा। तो एनर्जी तो ये इसकी एनर्जी यहाँ पर ज्यादा है, यहां से नीचे जाएगा तो एनर्जी इसको क्या करनी पड़ेगी, रिलीज करनी पड़ेगी। यहां से एनर्जी रिलीज करेगा, तीसरे नंबर से भी एनर्जी, तो डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कर रहा है। किसकी फॉर्म में कर रहा है, रेडिएशंस की फॉर्म में कर रहा है। तो इन रेडिएशंस की वजह से तो हम लोगों को लाइंस दिखाई दे रही थी। क्लियर आप लोगों को, मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? अरे नहीं आई समझ में? ऐसा क्यों हो रहा है, हमें लाइंस क्यों दिखाई दे रही हैं? तो ये यहां से जब जा रहा है तो क्या कर रही है, ग्राउंड एक्साइटेड स्टेट से जब ये ग्राउंड स्टेट में जा रही हैं तो वहां पर अपनी एनर्जी को लॉस कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं रेडिएशंस की फॉर्म में। देखिए भाई चीज को समझिए, ये मेरे पास ग्राउंड स्टेट थी, ये एक्साइटेड स्टेट थी। अब कोई चीज यहां पर प्रेजेंट है, वो यहां से यहां पर कैसे जाएगी, जब हम उसको क्या देंगे, एनर्जी देंगे, क्योंकि ये हायर एनर्जी लेवल है। अरे बोलो भाई, तो अगर ये यहां से कोई चीज अब वापिस आ रही है तो वो क्या करेगी, वो भी तो एनर्जी को लॉस करेगी। और ये एनर्जी जो लॉस कर रहा है किसकी फॉर्म में कर रहा है, हीट की फॉर्म में या रेडिएशंस की फॉर्म में। तो उन रेडिएशंस की कोई ना कोई वेवलेंथ होगी, कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होगी, कोई ना कोई वेव नंबर होगा। अरे क्लियर आप लोगों को? तो इस प्रकार से आप लोगों के पास डिफरेंट रेडिएशंस निकलेंगे, हर रेडिएशन की अलग अलग वेवलेंथ होगी। क्लियर है? और उन वेवलेंथ की वजह से हम लोगों को हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में लार्ज नंबर ऑफ लाइंस दिखाई दे रही है। क्लियर आप लोगों को समझ में आया बेटा? ये हमारा आज का इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन से रिलेटेड टॉपिक था। हम लोग नेक्स्ट क्लास में बोहर मॉडल या बोहर पोस्टुलेट्स को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।